India's best learning app. Hello, welcome back in class of life process 1 with the chapter of transportation in human beings. तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोगों को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस 1 के अंदर का जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स। जैसा पहले हम लोग 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन को, दूसरे में रिस्पिरेशन को, और इन दोनों प्रोसेसेस में एक में हमने देखा कि फूड का डाइजेशन होता है, दूसरे में देखा कि फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी का निर्माण होता है। वहाँ पे एक वर्ड आया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्टरी ऑर्गन होना चाहिए था। तो यहाँ से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की शुरुआत यहीं से करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर ट्रांसपोर्टरी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लड का। ब्लड के बाद दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की। तीसरा जो हमारा आता है वो है हार्ट, और चौथा जो है वो आता है हमारा लिम्फ, लिम्फ एंड सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड की। तो कहते हैं कि ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, यानी जो आपने भोजन किया डाइजेशन के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम को कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा। दूसरा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर इसके बाद नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट, आपके बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने, खास करके यूरिन से रिलेटेड जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट कहलाया। यह एक्सेसिव प्रोटीन के, एमिनो एसिड के डिस्ट्रक्शन से इस वेस्ट का निर्माण होता है, तो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट का है। तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके अलावा ब्लड में जो है सो ब्लड का काम बॉडी को आइसोथर्मल रखना भी होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड में पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन कैरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी को आइसोथर्मल रखना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना। और इसी टेम्परेचर मेंटेनेंस के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटते हैं। पहला को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड। अब इस कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं हुआ कि इसका ब्लड ठंडा होगा, इसका मतलब हुआ कि यह ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बढ़ते घटते रहेंगे, यानी कि द बॉडी टेम्परेचर गेट रेज्ड और स्लो डाउन विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। सपोज करिए वातावरण का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री तो इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी 10 डिग्री। अगर वातावरण का टेम्परेचर 15 डिग्री तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी 15 डिग्री। तो इस तरह से जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज करता हो तो उसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा हो गया वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब हो गया कि जिनके बॉडी का टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वातावरण के टेम्परेचर के साथ चेंज करता हो, नहीं करता हो, उसको कहेंगे वार्म ब्लडेड, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है। तो हम लोगों के केस में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन यानी आइसोथर्मल रखने का काम ब्लड करता है। साथ ही साथ यह हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर परसेंटेज थ्रू आउट द बॉडी को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो हम कहेंगे कि ये सारे फंक्शन हमारे ब्लड की हो गई। ब्लड के बाद जो हम बात करेंगे वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड के 2 तरह के वेसल्स हैं। पहला है हमारा आर्टरी और दूसरा है वेन।
आर्टरी का काम होता है कैरिंग प्योर ब्लड। आर्टरी का काम क्या है? कैरिंग प्योर ब्लड। आर्टरी का काम क्या है? कैरिंग प्योर ब्लड। और वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है कैरिंग इम्प्योर ब्लड। तो एक का काम है कैरिंग प्योर ब्लड और एक का काम है कैरिंग इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ? इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, और ऑक्सीजनेटेड जहां होगा उसको हम लोग कहते हैं कि ये आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। चलिए इसी बात को और आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप अपने हाथ के ऊपर देखें कि एक ब्लू कलर का वेन्स आपको नज़र आएगा। ये आपके ब्लू कलर के जो वेसल्स नज़र आते हैं ये आपके वेन्स हैं, और इंटरनल जो हमारा है वो आर्टरीज होता है। तो आर्टरी के ज़रिए पूरे शरीर में खून सप्लाई होता है और वेन्स के ज़रिए पूरे शरीर से खून हमारे हृदय तक पहुंचता है, यानी हार्ट तक पहुंचता है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, आर्टरी कैरी प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द होल बॉडी। यहाँ एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करेंगे वेन्स की। तो वेन्स का काम है कैरी इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कैरी करेगा, कहाँ? टू द हार्ट। एक्सेप्शन हो जाएंगे पल्मोनरी वेन्स जो कैरी करते हैं प्योर ब्लड को। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग आर्टरी और वेन समझ गए। अब आइए तीसरा पॉइंट है हमारा हार्ट की। तो हम लोगों का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर्ड, और ये 4 चैम्बर कहने का मतलब हो गया कि इसमें क्या है कि 2 एट्रियम है यानी 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा ऊपर वाला ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देखो कि ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है। यही पल्मोनरी आर्टरी है जिसके द्वारा हमारे बॉडी का इम्प्योर ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स तक। इस तरह से हम लोग देखेंगे ये पल्मोनरी वेन्स हैं जिसके द्वारा ब्लड आते हैं, कहाँ से? लंग्स से हमारे हार्ट में पहुँचते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये सुपेरियर वेन केवा हैं। इन सुपेरियर वेन केवा के द्वारा इस ब्लड का बॉडी के अंदर से, पूरे बॉडी से ब्लड जो है इस सुपेरियर वेन केवा के द्वारा राइट एट्रियम में पहुँचते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम तक पहुँचे। राइट एट्रियम से यह ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए, यह ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन याद रखिएगा, यहाँ पे कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको याद रखना होगा। तो आपको क्या होगा कि ब्लड फ्रॉम बॉडी कहाँ आ रहा है? फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है, और राइट एट्रियम से कहाँ गए? राइट वेंट्रिकल। कहाँ गए? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या मौजूद है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व गिविंग डायरेक्शन टू द ब्लड, कि यह एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आएंगे लेकिन वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे सावधानी है। ये कौन मेंटेन करता है? तो वाल्व मेंटेन करता है। क्या करता है? कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का मेन काम क्या हो गया कि इट प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू एट्रियम, यानी दूसरे शब्द में क्या है तो यह एट्रियम के ब्लड को वेंट्रिकल में तो आने देंगे लेकिन वेंट्रिकल के ब्लड को एट्रियम में
नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व का एक काम हो गया। अब देखिए यहाँ राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ चले जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चले जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन यहाँ भी एक वाल्व है, थ्रू पल्मोनरी वाल्व, थ्रू पल्मोनरी वाल्व, याद रखिएगा, थ्रू पल्मोनरी वाल्व। अब ये पल्मोनरी वाल्व से चले गए और फिर कहाँ जाएंगे, और ये पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ चले जाएंगे, तो बच्चों ये पल्मोनरी आर्टरी से ये चले जाएंगे लंग में। लंग में किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एक बार समझ लीजिए कि पूरे बॉडी से ब्लड वेन केवा के जरिए ब्लड, अब वेन केवा क्या हुआ, तो आप समझ लो वेन केवा क्या होता है। तो वेन केवा इज द मेन वेन। अब इस मेन वेन में कई वेन जुड़े होते हैं, और वेन तो वेन केवा सबसे मोटा हो गया, उससे पतला वेन, और उस बहुत पतला वेन्यूल्स। तो वेन्यूल्स आगे चल करके कैपिलरीज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सुपेरियर वेन केवा के जरिए ब्लड कलेक्ट हुआ हार्ट में, हार्ट से यह गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, लेकिन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व को क्रॉस किया, और उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आए, राइट वेंट्रिकल से यह पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में गए, और पल्मोनरी आर्टरी से यह पहुंच गए कहाँ, लंग में, फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब जब वहाँ से यह प्योर हो गया, तो फिर वहाँ से यह पल्मोनरी वेन के जरिए ये कहाँ पहुँच गए, तो पल्मोनरी वेन के जरिए ये पहुँच गए लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यह बाइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए ये पहुँच गए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे टू द बॉडी। यहाँ से ये कहाँ जा रहे हैं, टू द बॉडी, किसके जरिए, तो ये देखिए एरोटा के जरिए। ये एरोटा के जरिए ये बॉडी से बाहर निकल के, ये सॉरी हार्ट से बाहर निकल के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और पूरे बॉडी से फिर यह वेन केवा के जरिए हार्ट में पहुंच जाएंगे। ये रिदमिक कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द हार्ट कैरी ऑन होता है, और इसी के ज़रिए हमारे बॉडी में टोटल ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है। और ये ब्लड के सर्कुलेशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात यह है, हमारा हार्ट कितने टाइम बीट करता है, हमारा हार्ट का बीटिंग है 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, हमारा पल्स रेट कितना है, यानी हमारे वेन्स का क्या है, तो 82 टाइम्स पर मिनट। बच्चों ये हम एवरेज बात कर रहे हैं, किसी किसी में 2 4 5 बीट्स के ऊपर नीचे होने को नॉर्मल केस ही लेते हैं। अगर उससे ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर इसको हम लोग इलनेस के रूप में लेते हैं। हार्ट को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है। हमारा हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है, जिस 4 चैम्बर में दो एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर में, वेंट्रिकल नीचे में। तो एट्रियम 2, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल नीचे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए कोर्स ऑफ सर्कुलेशन यहाँ हम लोगों को समझना है। अब यहाँ पे जरा सा एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। इसको समझना ज़रूरी है, बहुत ही बारीकी से इसको समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी सवाल जवाब आते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है। अब यहाँ पे समझने लायक बात है कि ये हमारा हो गया 2 एट्रियम, ये हो गया क्या, ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इसी तरह से ये हो गया हमारा
राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां देखिए, नाम को याद रखना होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है इसको कहेंगे इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, या फिर इसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से जानते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह से इसको हम लोग कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको कहेंगे क्या, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हो गया। अब यहीं पे देखिए बच्चों, यही ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, यहीं पे हमारा ये ट्राइकस्पिड भाल्व और ये बाइकस्पिड भाल्व, यहाँ दो भाल्व मौजूद हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से आया और इस एरिया से होते हुए ये चला गया लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और पूरे बॉडी लंग्स से प्यूरिफाई होकर के यहाँ आया और यहाँ से इस हिस्से को पार करते हुए ये चला गया बाहर, यानी कि पूरे बॉडी में चला गया टू द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी, यहाँ हो जाएगा टू द लंग्स, और यहाँ हो जाएगा फ्रॉम द लंग्स। क्लियर है? तो ये हमारा कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है। ये क्या है, हमारा कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। इसको समझना, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने बात किया। अब यहाँ पे एक और बात हम लोगों को समझना है, वह है कॉर्नरी आर्टरी। तो कॉर्नरी आर्टरी का क्या काम होता है? तो कॉर्नरी आर्टरी का काम होता है बच्चों कि यह हमारे हार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करते हैं, यानी कि यह हमारे हार्ट को सर्कुलेशन के ज़रिए, मतलब जैसे हार्ट पूरे बॉडी को आर्टरी और वेन के ज़रिए ब्लड सप्लाई करता है, तो उसी तरह से हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट के दीवालों को कॉर्नरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। क्लियर है? तो यह कॉर्नरी आर्टरी के ज़रिए हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इसीलिए हार्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होने पे सबसे ज़्यादा हम लोगों को फिक्र रहती है कॉर्नरी आर्टरी की, कि कहीं कॉर्नरी आर्टरी में कोई इश्यूज़ तो नहीं आए हैं। और ख़ास करके कॉर्नरी आर्टरी में इश्यूज़ आने पे ही हम लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब चलिए बच्चों, एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट के चैम्बर्स के आधार पे हम लोग एनिमल को कैटेगराइज करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला जो एनिमल की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है पीसेस। तो आपको पता होगा कि पीसेस में हार्ट 2 चैम्बर्स के बने हुए होते हैं। अगर बात करें हम एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियन के हार्ट जो हैं वो 3 चैम्बर्ड हैं, 3 चैम्बर्ड। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके भी हार्ट 3 ही चैम्बर के बने हुए हैं। रेप्टाइल्स के भी हार्ट 3 चैम्बर के ही बने हुए हैं। एक्सेप्शन है कुछ, जैसे क्रोकोडाइल, यह रेप्टाइल्स हैं, इनके हार्ट 3 चैम्बर के होने चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है जिनमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट टोटली आपके 4 चैम्बर्ड हैं। टोटली क्या है? 4 चैम्बर्ड हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा हार्ट के 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड क्या होता है।
बच्चों यहाँ के बाद जो हमारा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को लेकर के देखिए या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न को और उनके क्राइटेरियाज को देखा तो एक क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट और कई बार पूछा गया, वो है डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ से हम लोग इस डबल सर्कुलेशन के पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं कि द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, जैसा कि हम पहले ही बताए थे, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वर्टिब्रेट में जो ये दो अलग अलग सर्किल होते हैं, एक में क्या कि इम्प्योर ब्लड बॉडी से आया हार्ट में गया, हार्ट से लंग में गया, तो इट विल बी सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन क्या हुआ कि लंग से आया हार्ट में और हार्ट से बॉडी में गया। तो एक में क्या हो रहा है, बॉडी से आया हार्ट में आया लंग में गया तो एक, और लंग से हार्ट में आया हार्ट से बॉडी में गया तो दो। ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसी प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द ईच साइकिल। अब ईच साइकिल का मतलब कि हमारा हार्ट का जो फैलाव है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल, फैलाव है सिकराव है। तो यहाँ पे हमारा एक हो गया सिस्टोल, सिकराव हो गया सिस्टोल और फैलाव हो गया डायस्टोल। तो डायस्टोल और सिस्टोल, सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू वन साइकिल। एक फैलाव सिकराव, यानी डायस्टोल और सिस्टोल को मिला के हम एक साइकिल बनाते हैं। तो एक साइकिल तो 72 टाइम्स यानी 72 साइकिल्स में दो बार हार्ट में ब्लड आता है, एक बार बॉडी से एक बार लंग्स से। यानी हम यदि 72 को 72 इंटू 2 करेंगे ना ईच साइकिल में, तो 72 साइकिल्स हैं। एक बार बॉडी से बॉडी टू हार्ट और एक बार लंग टू हार्ट, दो बार आए तो 72 इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 टाइम हमारा हार्ट यूज होता है किस में 72 साइकिल्स में। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे डबल सर्कुलेशन। इसको क्या कहेंगे डबल सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन आपके बॉडी में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आपका हाफ हो गया, पल्मोनरी सर्किट बनाते हैं, हाफ इधर से और हाफ इधर से। तो इस तरह से ये हमारा डबल सर्कुलेशन को आप समझ गए होंगे। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कहता है कि जब फोर्स हमारे जो ब्लड का जो जब सप्लाई होते रहता है शरीर में, तो इट विल एक्सर्टेड सम प्रेशर, इट विल एक्सर्टेड सम प्रेशर। तो इस प्रेशर को हम लोगों ने मेजरमेंट किया, स्फेग्मोमीटर में इसको मेजरमेंट किया और इसको हम लोग mm ऑफ द मरकरी पे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रेशर होता है वेसल्स के अंदर या द फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज नोन एज, वेसल के वॉल पे जो पर यूनिट प्रेशर होगा ब्लड का उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन को हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। यानी सिकुड़ाव को सिस्टोलिक प्रेशर और फैलाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिकुड़ाव का प्रेशर ज़्यादा होगा, दैट शुड बी 120, और डायस्टोल यानी फैलाव का प्रेशर होना चाहिए 80। तो हम लोगों का एक नॉर्मल रेंज है 120/80 mm ऑफ Hg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इट शुड बी और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर इससे कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, इससे अधिक हो जाए तो हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ये लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंसेस है। तो आप स्फेग्मोमीटर के ज़रिए आप अपने ब्लड प्रेशर को मेज़र करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मच द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज एक्सर्टेड
ऑन द वेसल्स ऑफ योर बॉडी। तो इस तरह से हम लोग लो और हाई ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स की। अब आर्टरी और वेन के बीच एक पॉइंट आ गया, दैट इज द कैपिलरी। बात करते हैं आर्टरी क्या है। आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट। जैसा कि हम शुरू में बात किए थे कि इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। और तीसरी बात हमने कहा था कि एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, वेन के केस में इट कैरी द ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, यानी कि ये अवे द हार्ट जा रहा है, ये टुवार्ड्स द हार्ट जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। इसका एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है, इसका एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन है। अब यहां से बच्चों हम लोग एक बात को समझेंगे कि आपने देखा कि हमारा क्या था, वेन केवा से वेन, वेन से वेन्यूल, वेन्यूल से कैपिलरी। इसी तरह से आर्टरी में एरोटा, एरोटा से आर्ट्रिया, आर्टरी से आर्ट्रियोल। तो आर्ट्रियोल प्लस वेन्यूल्स इज कॉल्ड कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या है, इट इज द थिक स्मॉलेस्ट वेसल्स, यानी आर्टरी और वेन्स के कंपैरिजन में यह बहुत ही पतली वेसल्स होती है। इसको हिंदी में केश नलिकाएं कहते हैं, कैपिलरी को हिंदी में केश नलिकाएं कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हेयर जैसी पतली नलियां। और ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाला कैपिलरीज है, जहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड अपने मटेरियल्स को ऑर्गेनल्स के सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारा आर्टरी है उसका वाल थिक होता है और उसके अंदर कोई वाल्व नहीं होते हैं, जबकि वेन्स के अंदर ये इसके वाल थीन होते हैं और इसके अंदर वाल्व्स मौजूद होते हैं, जो वाल्व ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक उसी तरह से हमारे कैपिलरीज में कोई वाल्व नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बींग्स को समझा। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स की भी चर्चा जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट की बात करते हैं। तो बच्चों प्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आपके दो इम्पॉर्टेंट, जैसे हम लोगों में आर्टरी और वेन्स मौजूद हैं, उसी तरह से प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और ये वाटर को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम द रूट टू द लीफ। यह वेसल्स का काम है कैरी करना। अब ये जो वेसल्स की बात करेंगे, हमारा जो वेसल्स यानी कि जाइलम की बात करेंगे, वाटर को जाइलम कैरी करता है। तो जाइलम की जो बात करेंगे, यानी कि जाइलम इज द ट्रांसपोर्टेटरी पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज। यह ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द रूट टू द लीफ। अब जाइलम टिश्यूज में आपके वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइब्रिल्स, ये चार कंपोनेंट के बने हुए हैं। और ये चारों कंपोनेंट इंटर लॉक्ड होकर एक ट्यूब की निर्माण करता है, एक पतला सा हेयर लाइक ए ट्यूब का निर्माण करता है, जिस ट्यूब के जरिए आपके ब्लड सप्लाई, ये वाटर सप्लाई होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। अब यहाँ से एक और चीज है, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और इस ट्रांसपीरेशन के कार्य में आपके लॉस ऑफ वाटर जो होता है, ट्रांसपीरेशन के कार्य में आपके एक्सेसिव
वाटर रिलीज्ड आउट हो जाते हैं फ्रॉम द प्लांट बॉडी। और एक बात जान लीजिए कि यह रिस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका होना अनिवार्य है, तभी जाकर के हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर हो पाएगा प्लांट बॉडी में। तो ये जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, इस ट्रांसपिरेशन के कारण एक सक्शन, एक प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पे इसी सक्शन के कारण ये जो पानी है ये आपका एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर के प्लांट के डिफरेंट पत्तियों तक पहुँचता है जहाँ रिस्पिरेशन के कार्य होंगे। करेक्ट है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम, सॉरी फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम एक अलग स्ट्रक्चर है जाइलम से जो कैरी करते हैं किस को, फूड को, फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये काम इसका है, यह डिफरेंट पार्ट तक कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल है, जबकि हमारा फ्लोएम जो है वो हमारे मल्टी डायरेक्शनल हैं और हमारे जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो इस तरह से हम यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए पौधे में हो रहे तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर को यहाँ पे स्टडी किया। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो ट्रांसपोर्टेशन का है ये यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड रिविजन्स की आवश्यकता है। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी रखेंगे, साथ ही साथ हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वेल लेवल्ड क्लीन डायग्राम ऑफ द हार्ट को याद रखना होगा। साथ ही साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन द हार्ट क्या है, रिस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इन सारी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर फर्दर ऑन एक्सक्रीशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। India's best learning app.